बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। आपको अच्छे से क्या करना है, सारे सारे वीडियोज को देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं अपन। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनीतिक दर्शन की व्याख्या कीजिए। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्य और अहिंसा पे आधारित जो राजनीतिक दर्शन के बारे में बताया था, उसके बारे में आपको सविस्तार व्याख्या करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाला आपके सामने भी प्रश्न है, इसको अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन है वो सत्य और अहिंसा के दो आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है। मतलब महात्मा गांधी ने जो अपने राजनीतिक विचार दिए वो किस पर काम करते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति है उसको अपने जीवन में सत्य और अहिंसा पर अपना जीवन है उसको व्यतीत करना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने जो अंग्रेजी सत्ता है, जो कितनी बड़ी सत्ता थी आपके सामने, क्रूर सत्ता थी, उसको अपने सत्य और अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने उनको उखाड़ फेंका था। उन्होंने केवल नैतिक अवधारणाओं तक सीमित न रहकर उन्हें एक शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण बनाया। अगर सत्य और अहिंसा आज का नहीं, आपके समय जो छठी ईसा पूर्व तक आपके सामने जो महात्मा बुद्ध है, जैन धर्म है, उसमें सत्य व अहिंसा के मार्ग की बात की गई थी, जहां पर बताया गया था, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ो या जैन ग्रंथों को, उसमें यही बात की गई कि इंसान को अपना जीवन है वो अहिंसा और सत्य के आधार पर चलकर जीना चाहिए। तब ये विचार सिर्फ धार्मिक और आपके सामने नैतिक विचार थे जिनका राजनीति से कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी ने इनको सिर्फ नैतिक व सामाजिक विचार नहीं रखे, उनको क्या बनाया, एक शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण, एक शानदार एक राजनीतिक विचार के रूप में प्रस्तुत किया। सत्य की बात करें, गांधी जी के लिए सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी, महात्मा गांधी ने क्या बताया कि सत्य ही जीवन में क्या आपके सामने ईश्वर है। उनका मानना था सत्य की खोज ही मनुष्य का परम कर्तव्य है, और उनका क्या मानना था, सत्य की खोज ही कोई भी व्यक्ति के लिए क्या है, ईश्वर को पाने जैसा है। राजनीति के क्षेत्र में सत्य का अर्थ ईमानदारी, पारदर्शिता और न्याय था। उनका क्या मानना था कि राजनीति के क्षेत्र में सत्य बोलते हो तो इसका अर्थ क्या होता है कि आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, पारदर्शिता आपके काम में, मतलब आप जैसे कि किसी ने सड़क बनाई तो अगर भाई कोई इंसान अगर सत्य बोल रहा है कि भाई उसने 4 लाख रुपए बनाई, तो वो बनाएगा उस चीज में। और बनाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलने से बन गई, वो पूरा विवरण देगा कि इतना पैसा यहाँ पर खर्च हुआ, इतना पैसा यहाँ पर खर्च हुआ, इतना पैसा यहाँ पर खर्च हुआ। लेकिन आज की राजनीति में सत्य और अहिंसा का तो कोई मतलब है नहीं। वे मानते थे सही साधन के लिए सही साध्य तक पहुंचा सकते हैं। उनका क्या मानना था, सही व्यक्तित्व, सही व्यक्ति और सही व्यक्तित्व आपको क्या कर सकता है, सही चीजों को कर सकता है। सत्याग्रह के लिए क्या था, सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह को क्या मानते थे, वो सत्य के आग्रह के रूप में मानते थे, सत्य के रूप में मानते थे। इसी सत्य की खोज के लिए उनके अडिग रहने का तरीका था। मतलब सत्य को आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए, सत्य को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए सत्याग्रह वो क्या था, सत्याग्रह एक प्रकार का तरीका था, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर के सत्य का पालन करना आवश्यक था। और उनके अनुसार क्या था, सत्याग्रह को अगर तुम पालना करना चाहते हो तो इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर के सत्य को पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक था। अगर दोनों प्रकार के सत्य को आप पालन करते हो तो मतलब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सत्य का प्रयोग करो। ऐसा नहीं कि भाई आप व्यक्तिगत जीवन में तो झूठ बोल रहे हो और अपने सामाजिक जीवन में भी आपको सत्य को अपनाना है। अगर दोनों जगह आप सत्य बोलोगे, जैसे कि भाई आप अपने घर पर अगर आपने कोई गलती की तो वहां पर भी आप सत्य बोल सकते हो, और बाहर हो तब भी सत्य बोलना होता है। अहिंसा, अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से परहेज करना नहीं था। अहिंसा का अर्थ यही नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचा रहे हो, जैसे किसी थप्पड़ मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, इस प्रकार की सिर्फ घटनाओं से बचना ही आपके सामने अहिंसा नहीं होती है, बल्कि ये विचार, शब्दों और कर्म में भी प्रेम, करुणा और सद्भावना की भावना को अपनाने का सिद्धांत था। मतलब उनका क्या सिद्धांत था कि अहिंसा का मतलब केवल यही नहीं है कि आप अपने विचार, जो शारीरिक, किसी इंसान को जो शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने का काम कर रहे हो उससे बच रहे हो, ना ना, कोई भी व्यक्ति उसको विचारों से, शब्दों से और कर्मों से क्या कर सकते हो, आप अपना उसको परेशान नहीं कर सकते। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को कटु वचन बोल रहे हो,
शब्दों से किसी को करना। आप क्या करें, कोई व्यक्ति को आप शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचा रहे हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हो, किसी और व्यक्ति को भड़का रहे हो ताकि वो उसको नुकसान पहुंचा दे, तो ये आप अपने कर्मों से आप क्या कर रहे हो, अहिंसा कर रहे हो। ये आपको, और विचारों से, काफी लोग क्या करते हैं, विचारों से सोचते रहते हैं कि भाई इसका कैसे बुरा हो जाए, इसका कैसे बुरा हो जाए। ऐसा देखा होगा ना आपने, कोई भी व्यक्ति जब जीवन में सफल होने लगता है तो काफी लोग उसकी, भाई उसकी कट्टी भी करने लग जाते हैं, उसके विचारों से उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उनके द्वारा प्रेम, करुणा व सद्भाव की भावना को अपनाने का सिद्धांत दिया गया। जहां प्रेम, करुणा और सद्भावना की भावना फैलाने का सिद्धांत था, जहां पर क्या था कि लोगों के बीच में हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए, करुणा और सद्भावना के साथ, एकता के साथ सभी लोगों को रहना चाहिए। राजनीतिक संदर्भ की बात करें, अहिंसा का अर्थ था अन्याय का विरोध करना। उनका क्या अर्थ था कि अगर आप जीवन में अहिंसा का उपयोग करते हो तो इसका अर्थ यही है कि आप अन्याय का, पूर्ण रूप से अन्याय का विरोध करना। जैसे अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय लोगों को उत्पीड़ित करने का कार्य करते थे, तो उस सत्याग्रह अहिंसा के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जो हिंसा है उसको भी नियंत्रण में कर सकते हो, लेकिन बिना द्वेष पे गणना के। आपको कोई द्वेष नहीं करनी है, आपको गणना नहीं करनी है, आपको किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपने से बड़ी सत्ता सत्ता को हिला सकते हो। यही यह प्रेम की शक्ति के से विरोधी की हृदय परिवर्तन का प्रयास था। और इसमें क्या था कि सामने वाला व्यक्ति है वो आपके सामने झुक जाएगा अगर आपको बिना किसी अहिंसा के प्रयोग करो। क्यों? इसका अर्थ यही था कि सामने वाला व्यक्ति है वो कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर आप अहिंसा का प्रयोग करते हो तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति झुक जाता है। काफी हद तक महात्मा गांधी ने करके दिखाया भी था अपने जो सत्याग्रह के माध्यम से। अगले वाला पॉइंट है सत्याग्रह। अहिंसा का सक्रिय रूप था जिससे अन्यायपूर्ण कानून या शासन का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाता था। अहिंसा सत्याग्रह क्या था, अहिंसा का एक सक्रिय रूप था। सत्याग्रह क्या है, अहिंसा का सक्रिय रूप था जिससे अन्यायपूर्ण कानून या शासन को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाता था। मतलब अहिंसा का एकदम सक्रिय रूप के रूप में माना जाता है, जिसमें क्या होता है, अन्यायपूर्ण कानून या जो शासन को शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। संबंध की बात करें, गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के एक सिक्के के दो पहलू हैं। महात्मा गांधी ने क्या बताया, सिक्का जो सत्य और अहिंसा है उसके दो पहलू होते हैं। सत्य साधन है और उसे प्राप्त करने का, अहिंसा उसका प्राप्त करने का साधन। मतलब सत्य क्या है, साध्य है, मतलब जिससे आप सत्य बोलकर सामने वाले को क्या कर सकते हो, साध सकते हो, आप अपना बात मनवा सकते हो। और अहिंसा उसको प्राप्त करने का साधन, वो तरीका जिसके माध्यम से आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते हो, बहुत बड़ी ताकत को हिलाना चाहते हो। देखो एक बात, काफी बच्चों को ये विचार आ रहा होगा कि भाई कुछ नहीं होता इस अहिंसा हिंसा से, ऐसे आजादी नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं कैसे मिल जाती है। एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको। जिस समय अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे ना, उस समय भारतीय लोग अगर अपनी पूरी ताकत भी लगा देते तो उनको हराना बहुत मुश्किल था हिंसा के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता थी और उनके पास, जब वो भारत आजाद हुआ तब वो बहुत कमजोर हो चुके थे जब तक, तो जब, और दूसरी बात क्या है, जो भारतीय लोगों को एकजुट करना बहुत मुश्किल था उस समय। जो महात्मा गांधी ने जो सत्य और जो अहिंसा के माध्यम से जो आपके सामने जो ये आंदोलन किए ना, इससे लोग बहुत आसानी से क्यों जुड़े, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था महात्मा गांधी अगर आंदोलन कर रहे हैं तो वहां पर हिंसा नहीं होगी, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। और वो जो बात कहते थे वो उससे आम जनता जुड़ती थी। समझ में आ गया? अब वो उनकी बातें ऐसी हुआ करती थी जो बड़े बड़े जनताओं को, जितने भी आपके सामने जो आंदोलनकारी हैं वो उनका विरोध क्या करते थे, वो उनके साथ रहे, उनके साथ आने लगे। जवाहरलाल नेहरू है, वो महात्मा गांधी के जब स्टार्टिंग में जब वो भारत आए थे तब उनके पहनावे से लेकर उनके हर विचारधारा से वो विरोधी रहते थे, लेकिन जब वो उनसे मिले तो वही उनके प्रशंसक बन गए। यही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी लागू होती है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब पूरे भारत का एकीकरण किया तब भी महात्मा गांधी से उन्होंने विचार विमर्श किया था। उनके उनके द्वारा जो भी कथन किए जाते सबसे बड़े प्रशंसक के रूप में महात्मा गांधी को वो मानते थे। भगत सिंह है, भगत सिंह ने जब अपना आंदोलन की शुरुआत की तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत की थी। जिस समय वो कॉलेज के अंदर पढ़ते थे, वो अलग अलग प्रकार के आंदोलनों से तो पहले भी जुड़े हुए थे, लेकिन उससे उन्होंने राजनीति में पहली बार अच्छे से प्रवेश किया था। और वो भी महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, वो विरोधी नहीं हुए। उन्होंने अलग मार्ग इसलिए चुना क्योंकि वो चोरा चोरी के कांड के टाइम पे जब महात्मा गांधी ने उसको, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो आपके सामने
वो आपके सामने जो सॉरी ऐसे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बताया जाता है, चोरी चोरी कांड वाला, वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन से वो जुड़ते हैं आपके सामने, जो भगत सिंह है वो उनसे जुड़ते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, जब उन्हें लगता है कि चोरा चोरी कांड के बाद में जब महात्मा गांधी उसको उस जो आंदोलन है जो एक अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था, असहयोग आंदोलन, उसको वो क्या कर देते हैं, उसको वो आपके सामने वहीं पर रोक देते हैं। उससे आप भगत सिंह काफी ज्यादा उनको व्यथा पहुंचती है कि हमने इतनी मेहनत की और इसको ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तब वो अपने एक विचारधारा को अलग अपनाते हैं और फिर वो उस मार्ग पे चलते हैं। यही महात्मा गांधी के हमेशा पहले से लेकर आखिरी दिन तक उनके अंदर यही विचारधारा एक अच्छी थी कि उन्होंने क्या किया, एक अलग विचारधारा को अपनाकर देश को दुनिया के सामने रखा कि जहां पर अहिंसा के माध्यम से नहीं, जब पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, गृह युद्ध इन सब से गुजर रही थी, तब उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग दिया। आज भी जितने नोबेल प्राइज जिनको मिलते हैं उसमें से बहुत से लोग क्या मिलते हैं, प्रशासक में लगते हैं। बात ऐसी है कि विडंबना हमारे देश की है, हम राजनीतिक रूप से, विचारधाराओं के रूप से इतने बट गए हैं आज के समय कि हम अपने वास्तविक जो हमारे जो क्रांतिकारी लोग रहे, हम उनकी विचारधाराओं को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। खैर, आगे की तरफ बढ़ते हैं इन सब बातों से ऊपर उठकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोकतंत्र और समाज सुधार संबंधी विचारों पर चर्चा कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोकतंत्र और समाज सुधार संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और दलितों के उत्थान के प्रबल समर्थक रहे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सबसे बड़े जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो, और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। उनके लोकतंत्र संबंधी विचारों को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। उनके जो लोकतंत्र संबंधी विचार दिए गए वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करते थे। जहां पर किसकी बात की जाती थी, उनका ये मानना था कि भाई सिर्फ आप जो लोग हैं उनको राजनीति में प्रवेश, वो आपके सामने आंदोलन तो कर सकते हैं, आप देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन उन वर्ग का क्या, जो दबा हुआ समाज है, दलित समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनके लिए भी कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए। और उस आवाज के कौन बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उस समाज की वो आवाज बनकर उभरते हैं। सामाजिक लोकतंत्र, अंबेडकर का मानना था कि राजनीति लोकतंत्र का एक अधूरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या मानना था, राजनीति है वो लोकतंत्र में जब तक अधूरी है जब तक समाज, जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव मौजूद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि राजनीति है वो लोकतंत्र में जब तक अधूरी रहती है जब तक समाज में जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव मौजूद होता है, भेदभाव देखने को मिलता है। वे सामाजिक समानता को प्राथमिकता देते थे और जातीय व्यवस्था को भारतीय समाज में सबसे बड़ी बुराई मानते थे। उनका क्या मानना था कि समाज में जब जाति के आधार पे, लिंग के, महिला पुरुष के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे जब तक आपके सामने समानता नहीं मिलती है तब तक लोकतंत्र, तब तक इस जो आपके सामने स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। ये एक स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता होगी। हमें सामाजिक जो स्वतंत्रता के लिए क्या होगा, समाज के जितने भी वर्ग हैं उनसे हमें उनमें भेदभाव खत्म करना होगा। उनके द्वारा एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित सामंतवादी समाज की वकालत थी। उन्होंने क्या कहा, एक व्यक्ति एक मूल्य, मतलब चाहे आप ऊंची जाति के चाहे नीची जाति के, उच्च जाति के लोग कहीं पर पद ग्रहण कर सकते थे, कहीं पर भी पानी पी सकते थे, कहीं पर भी कुछ भी कोई कार्य कर सकते थे, लेकिन वही दलित समाज के लोगों के सामने बहुत से बंधन थे। वो सामाजिक जीवन नहीं जी सकते थे, धर्म को नहीं अपना सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो एक व्यक्ति, इंसान तो वही है, हार्ड मास के पुतले हैं सभी, दोनों में भेदभाव क्यों देखने को मिलता है। तो उनका यही मानना था, एक व्यक्ति एक मूल्य के आधार पर उनके द्वारा सिद्धांत दिए गए। आर्थिक लोकतंत्र, वे सामंतवादी विचारधारा से प्रभावित थे और मानते थे कि आर्थिक असमानताओं को दूर किए बिना सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। उनकी लड़ाई सिर्फ आपके सामने समाज के अंदर सिर्फ राजनीति और सामाजिक भेदभाव को दूर करना नहीं था, वो आर्थिक भेदभाव की भी बात करते थे। अगले वाला पॉइंट है संवैधानिक लोकतंत्र। भीमराव अंबेडकर ने मजबूत संवैधानिक लोकतंत्र की वकालत। संवैधानिक लोकतंत्र की बात करें, अंबेडकर ने एक मजबूत संवैधानिक लोकतंत्र की वकालत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या मानना था कि एक मजबूत जो संवैधानिक जो लोकतंत्र है
उसको हमें निर्माण करना चाहिए, जहां पर कानून का शासन हो, जहां ना कोई व्यक्ति का ना कोई सत्ता का शासन हो, वहां पर किसका शासन हो, कानून का शासन हो। नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहो, जहां पर जो नागरिक है उनके मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित रहे। हर नागरिक है वो भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, चाहे वो किसी जाति का, धर्म का, विचारधारा का व्यक्ति हो। और न्यायपालिका स्वतंत्रता को मानते हैं। और किस प्रकार की स्वतंत्रता को मानते थे, न्यायपालिका है उसके आधार पर सारे के सारे चीजें होनी चाहिए। वे मानते थे संविधान ही दलितों और वंचित वर्गों के अधिकार का सबसे बड़ा संरक्षक हो सकता है। उनका क्या मानना था कि संविधान ही क्या हो सकता है आपके सामने दलित और जो वंचित वर्ग हैं उनका सबसे बड़ा संरक्षक हो सकता है। उनके द्वारा संसद की क्या भूमिका थी, वे एक सशक्त व जवाबदेही संसद के समर्थक थे। मतलब उनका यही मानना था कि जो संसदीय परंपरा है वो बहुत ही ज्यादा क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अगर एक संसद जितनी ज्यादा मजबूत होगी, जब तक एक सशक्त संसद नहीं होगा तब तक आपके सामने एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। समाज सुधार संबंधी उनके विचारों की बात करें, पहला था जाति उन्मूलन। उन्होंने जाति का विनाश का आह्वान किया। उन्होंने क्या कहा, जब तक जाति है वो एक रोग की तरह है, एक कैंसर की तरह, जब तक वो जातिवाद खत्म नहीं होगा भारत का क्या होगा आपके सामने, जो भारत जैसा देश है उस वो क्या बराबरी पर आके नहीं खड़ा हो सकता पूरी दुनिया के सामने। और उन्होंने तर्क दिया जाति केवल सामाजिक विभाजन ही नहीं है, जाति है वो आपके केवल क्या नहीं है, सामाजिक विभाजन का ही आधार नहीं है, बल्कि मानसिकता की गुलामी भी है, बल्कि क्या आपके सामने लोगों की मानसिक गुलामी का भी कार्य करती है। लोगों की वो विचारधारा जिनसे वो कुंठित हैं, जिनसे वो गुलाम है, कि ये आपके सामने ये लोग हैं वो क्या है, वंचित, ये लोग वो हैं जो कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते, ये तो पहले से ही पिछड़े हैं, इनकी तो जीवन ही ऐसा है। उनके द्वारा अंतर जातीय विवाह और सहभोज को बढ़ावा दिया। और उन्होंने क्या कहा कि आपस में जो अलग अलग जाति हैं, नीची जाति ऊंची जाति में आपस में विवाह करना चाहिए और सहभोज को बढ़ावा देना चाहिए, साथ के साथ भोज को बढ़ावा देना चाहिए। दलितों को ध्यान करना, अंबेडकर ने दलित और अछूतों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आरक्षण की जोरदार वकालत की। तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि दलित और अछूत हैं उनके लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उसकी उन्होंने जोरदार वकालत की। उन्होंने उसके बारे में बताया कि दलितों को शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर समाज का वंचित वर्ग, कोई भी वर्ग, वंचित वर्ग ही नहीं कोई भी वर्ग है, जब समाज में क्या करेगा, आपके सामने शिक्षा ले प्रदान करेगा, शिक्षित होगा तो समझदार होगा, उसको अपने हकों का पता चलेगा। और जो भी समझदार वर्ग है जो अपने हकों के लिए लड़ाई करता है वो क्या होता है, उस समाज का हमेशा उत्थान होता है। शिक्षा मिलेगी तो उन्हें रोजगार का अधिकार भी मिलेगा, वो रोजगार करने योग्य भी हो जाएंगे और राजनीति में भी उनका हक दिखाई देगा। और इन सब चीजों की उन्होंने जोरदार वकालत की ताकि मुख्य धारा में उन लोगों को भी जोड़ा जा सके। और उनका क्या प्रयास था, ताकि जो सभी लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। उन्होंने महिला शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए विशेष हिंदू कोड बिल पर भी बल दिया। उनका क्या मानना था, अगर महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए उन्होंने विशेष हिंदू कोड बिल के माध्यम से उसका समर्थन किया, जहां पर विशेषकर से इसी बात पर जोर दिया गया था कि महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए। धर्म परिवर्तन, उन्होंने दलितों को मुक्ति दिलाने का एक मार्ग के रूप में धर्म परिवर्तन को भी देखा। उन्होंने क्या देखा कि दलितों को अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो वो क्या कर सकते हैं, आपके सामने अपने धर्म है हिंदू धर्म से दूसरे धर्म की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सामाजिक उत्थान के प्रयास किए, सामाजिक बदलाव के प्रयास किए, लेकिन उन्हें लगा कि समाज में वो बदलाव होता नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए था। लोग अपनी विचारधाराओं के माध्यम से, कुंठाओं के माध्यम से इतने ज्यादा गुलाम हो चुके हैं कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर जीवन में हम इतने प्रयासों के बाद में अगर ये नहीं हो, मैं इतने उच्च पद पे जाने के बाद में अगर ये बदलाव नहीं कर पाया, तो आज आपके सामने जो समाज है इसमें जो धर्म है, जो निचले तबके के लोग हैं वो तो कैसे खुद में बदलाव कर सकते हैं, वो इस परंपराओं में कैसे बदलाव कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरे धर्मों की तरफ भी अपने आप को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदू धर्म में रहते हुए कभी समानता प्राप्त नहीं कर सकते। उनका मानना यह था, उन्होंने बहुत प्रयास किया, वो असफल रहे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदू रहते हुए कभी मैं सफलता प्राप्त नहीं किया तो आपका करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है।
कुल मिलाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दर्शन में एक ऐसे भारत के निर्माण का केंद्रित था जहां पर सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के समान हो और गरिमापूर्ण जीवन को जीने का अधिकार हो। तो कुल मिला के भारत के जो निर्माण है उसमें निर्माण में इस प्रकार से केंद्रित था कि सभी जो नागरिक हैं वो बिना किसी भेदभाव के और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को जी सके, हर सभी लोगों को बराबरी का हक मिल सके। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्वतंत्रता संबंधित विचार। कैसे लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।